नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल के एक और वीडियो में। देखिए साथियों, मनोविज्ञान का मॉडल पेपर नंबर आज 19 करने वाले हैं। 18 मॉडल पेपर आपके पूरे हो चुके हैं। 19वां मॉडल पेपर आज का रहेगा और लगातार देखिए रोज़ाना अभी साइकोलॉजी को नहीं चलाएंगे। वीक में केवल 2 ही टेस्ट साइकोलॉजी के आएंगे। इसके अलावा आपका कल बुधवार को इंग्लिश का टेस्ट होगा। ठीक है, इंग्लिश का टेस्ट भी जो होगा वो आपका गूगल फॉर्म्स पे होगा। गूगल फॉर्म्स पे टेस्ट लिया जाएगा। पूरे 30 प्रश्नों का ये टेस्ट जो वो होने वाला है। तो ये ज़रूर से ज़रूर आप करें। अगर आपकी द्वितीय भाषा इंग्लिश है, बहुत ही अच्छा पेपर बनाया गया है, गूगल फॉर्म पे बनाया गया है, वहीं पे आपको टेस्ट देना होगा। ठीक है, तो कल मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा उस पेपर का, तो वो ज़रूर से ज़रूर करें। चलिए आज का पेपर शुरू कर लेते हैं। और साथ ही जो नए हैं चैनल पर वो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। पहला आपका प्रश्न है कि बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि यह ए बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करेगी, बी अधिगम को सरल बनाएगी, सी बौद्धिक विकास में सहायता करेगी, या डी प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगी। तो ऑप्शन डी जो है वो सबसे ज़्यादा सही ऑप्शन रहेगा, क्योंकि देखिए प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगी। इसका कारण देखिए ये भी है क्योंकि मातृभाषा निश्चित तौर पे घर पे भी यही काम में ली जाती है, तो और स्कूल में भी अगर यही ली जाएगी तो बच्चा ज़्यादा अच्छे तरीके से प्राकृतिक रूप से हर चीज़ को ग्रहण कर पाएगा। तो ऑप्शन डी जो है वो सही रहेगा यहाँ पे। चलिए अगला आपका प्रश्न है कि श्यामपट्ट पर श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अच्छी लिखावट, लेखन में स्पष्टता, बड़े अक्षरों में लिखना, छोटे अक्षरों में लिखना। तो देखिए लेखन में स्पष्टता होना जरूरी है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला आपका प्रश्न, आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है, आप क्या करेंगे? उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे, उसे दंड देंगे, कारण जानने की चेष्टा करेंगे या उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे? तो देखिए हर बार बहुत ज़्यादा बार लेट आने लग जाए तब तो अपन क्या है कि उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे। इसके अलावा देखिए ऑप्शंस पे भी डिपेंड करता है ये प्रश्न। अगर इस ऑप्शन में ऑप्शन वाला सी वाला नहीं होता इस प्रश्न में तो निश्चित ही ऑप्शन ए इसका आंसर होता है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी दिया गया इसलिए ऑप्शन नंबर सी ज़्यादा सही रहेगा। कारण जानने की पहले अपन चेष्टा करेंगे, ऑप्शन नंबर सी जो वो सही रहेगा। ठीक है, कारण जानने की चेष्टा करेंगे तो अपन हो सकता है उन कारणों के लिए अपन घर वालों को भी फ़ोन करें कि भाई आपका बच्चा रोज़ लेट आता है, इसका कारण क्या है। आप लोग मतलब भाई सबसे पहले बच्चे से कारण जानेंगे, वो नहीं बताएगा तो फिर उसके बाद उसके घर वालों से कारण जानेंगे। तो इसी में ये ऑप्शन भी आ जाता है, तो ऑप्शन सी जो है वो ज़्यादा सही उत्तर रहेगा। अगला आपका प्रश्न है कि विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है? चुने गए अध्ययन द्वारा, प्रासंगिक अध्ययन द्वारा, गहन अध्ययन द्वारा या सस्वर अध्ययन द्वारा? तो देखिए विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है, तो ये है आपका सस्वर अध्ययन द्वारा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही आंसर यहाँ पे रहेगा। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है कि शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों के व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, या व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना? तो व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करना रहेगा आपका। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला आपका प्रश्न, विद्यार्थियों के अवांछित व्यवहार को परिवर्तित करने की सबसे प्रभावी पद्धति है? विद्यार्थियों को दंड देना, अभिभावकों के ध्यान में इसे लाना, और डी सी है अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढने एवं उपचार का प्रबंधन करना, और डी ऑप्शन है इसकी उपेक्षा करना। तो अवांछित व्यवहार को परिवर्तित करने का यानी कि विद्यार्थी में अवांछित व्यवहार यानी कि जो व्यवहार अपन नहीं चाहते वो उसमें आ गया, यानी कि गलत चीज़ें वो सीख गया है, तो उसको परिवर्तित करने की सबसे प्रभावी टेक्निक क्या है? तो इसका उत्तर रहेगा अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उसका उपचार का प्रबंधन करना। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर रहेगा मित्रों। चलिए सातवां आपका प्रश्न है, निम्न में से औसत बुद्धि का द्योतक है? औसत बुद्धि लब्धि का द्योतक यानी कि औसत आईक्यू का द्योतक। तो औसत आईक्यू किसका होता है मित्रों? 91 से लेकर के 111 तक। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा यहाँ पे। चलिए अगला आपका प्रश्न है,
जब कक्षा में केवल एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि शिक्षक असफल है, पद्धति असफल है, पाठ्य पुस्तकें असफल हैं या यह व्यक्तिगत असफलता। देखिए, जब कक्षा में, पूरी कक्षा में जब केवल एक ही विद्यार्थी असफल होता है और बाकी सारे पास हो रहे हैं वो अच्छे प्रकार से, तो मित्रों ये शिक्षक की असफलता नहीं मानी जाती है। ठीक है, यहाँ पे यह व्यक्तिगत असफलता के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर रहेगा। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है कि क्रियात्मक अनुसंधान का शिक्षा में श्रेय जाता है स्टीफन कोरे को, स्किनर को, क्राफोर्ड को या डीवी को। तो स्टीफन कोरे को जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर रहेगा। चलिए अगला आपका प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। आप किसी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं और एक विद्यार्थी विषय से असंबद्ध एक प्रश्न पूछता है, आप क्या कहेंगे? तो अगर विषय से अलग हट कर के प्रश्न पूछा जा रहा है, निश्चित तौर पे जब पढ़ा रहे हैं अपन उस समय तो उसको बताएंगे नहीं, उसको अपन ये बोलेंगे कि आपको कक्षा के बाद उत्तर दे देंगे। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा। अगला है टीएटी परीक्षण में कार्ड की संख्या कितनी होती है? तो टीएटी जो परीक्षण होता है मित्रों उसमें कार्ड की संख्या कितनी होती है? आपकी 31 होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। अगला आपका प्रश्न है विद्यालय से विद्यार्थियों के भाग जाने का कारण क्या है? कक्षा शिक्षण में रुचि का अभाव, विद्यार्थियों में अध्ययन में रुचि का अभाव, विद्यार्थियों को दंड नहीं देना, या ऑप्शन नंबर डी समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दयी अभिवृत्ति। तो ये आपका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दयी अभिवृत्ति के कारण विद्यार्थी जो विद्यालय में नहीं ठहर पाते, भाग जाते हैं। 13वां प्रश्न कि विद्यार्थियों में शर्म की स्फूर्ति का विकास करने के लिए ए शिक्षक अपने ही शर्म में प्रवृत्ति दिखाएगा, शिक्षक शर्म के महत्व पर व्याख्यान करेगा, सी समय समय पर विद्यार्थियों को शर्म करने का अवसर देगा, और डी है विद्यार्थियों को शर्म करने वाले लोगों का उदाहरण देना। तो समय समय पर खुद को अवसर दिया जाए तो ज़्यादा सही रहेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अगला आपका प्रश्न, बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो ए मानवीय सामर्थ्यों में परिवर्तन का परीक्षण करता है, जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या ढूंढेगा, सी बच्चों की वयस्क तथा वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना करेगा, और डी है किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। तो देखिए बाल विकास जो पहले किस नाम से जाना जाता था मित्रों? बाल मनोविज्ञान। ठीक है, बाल मनोविज्ञान। लेकिन बाल मनोविज्ञान में जो है एक प्रकार से अपन मनोवैज्ञानिक क्षेत्र का ही अध्ययन किया करते थे, वो थोड़ा संकुचित क्षेत्र था। उसके बाद बाल मनोविज्ञान शब्द को बाल विकास के रूप में देखा जाने लगा, और बाल विकास विषय के अध्ययन के रूप में आज अपन इसको पढ़ते हैं, जिसमें बालक के प्रत्येक विषय, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, शारीरिक सभी चीज़ों को पढ़ते हैं। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का निश्चित तौर पे आपका सही आंसर जो वो रहेगा। ठीक है, चलिए अगला आपका प्रश्न है कि प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि यह बच्चों के अनुशासित बनाने में सहायक है, परीक्षा परिणाम उन्नति होती है, या बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है, और डी यह बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए शिक्षक की सहायता करता है। तो निश्चित ही इस प्रश्न का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी रहेगा। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है कि मानवीय मूल्यों जिनका अस्तित्व प्रकृति में सर्वत्र है के विकास का अर्थ है मतारोपण, अंगीकरण, अनुकरण या अभिव्यक्ति। तो मित्रों इसका जो आंसर रहेगा वो आपका रहेगा ऑप्शन नंबर डी, अभिव्यक्ति। देखिए मानवीय मूल्यों जिनका अस्तित्व प्रकृति में सर्वत्र है, उसका अर्थ क्या है? यानी कि वो अभिव्यक्ति है। ठीक है, कौन सा मानवीय मूल्य है? अभिव्यक्ति है। चलिए अगला आपका प्रश्न है कि अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। बाल मनोविज्ञान की, बच्चों को समझने की प्रवृत्ति की, सी है विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत की, या डी है उपरोक्त सभी। तो मित्रों देखिए इस प्रश्न का जो उत्तर रहेगा वो रहेगा उपरोक्त सभी। सारी बातें बिल्कुल ठीक है, इसलिए ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न, कल्पना शक्ति का पूर्ण विकास हो जाता है किशोरावस्था में, वयस्क अवस्था में, प्राक बाल्यावस्था में, या बाल्यावस्था में। देखिए प्राक शब्द का अर्थ होता है जैसे प्राक बाल्यावस्था, इसका मतलब बाल्यावस्था से पहले की अवस्था है। ठीक है, और मतलब आपकी प्राक शेषावस्था था, शेषावस्था से पहले वाली अवस्था, थोड़ी सी पहले है ना, स्टार्टिंग की अवस्था जो वो प्राक अवस्था के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसका जो उत्तर रहेगा वैसे वो रहेगा किशोर अवस्था। कल्पना शक्ति का पूर्ण विकास पूछा है तो
आपकी किशोरावस्था यहाँ पे आपका सही उत्तर रहेगा। ठीक है, प्रारंभ इसका बाल्यावस्था में होता है, लेकिन पूर्ण विकास इसका कहाँ होता है, आपका किशोरावस्था में होता है। अगला आपका प्रश्न कि मनोचित्रण का संदर्भ है। ए अर्थग्राह्यता को बढ़ाने की एक तकनीक, बी जोखिम भरे कार्य के लिए कर्म योजना, सी मन का चित्र खींचना और डी है मन के प्रकार्य का अन्वेषण। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। मन के प्रकार्य का अन्वेषण करना ही मनोचित्रण है। ठीक है, अगला आपका प्रश्न प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से क्या नहीं है। तो प्रतिभाशाली होने का संकेत बिल्कुल नहीं हो सकता लड़ने वाली चीज़, दूसरों के साथ लड़ना, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा वहाँ पे। अगला आपका प्रश्न है कि 51 से लेकर के 60 अंक प्राप्त करने वाला सतत एवं समग्र मूल्यांकन ग्रेडिंग प्रणाली में किस ग्रेड में आएगा, यानी CCE के तहत उसको किस ग्रेड में रखेंगे जिसके 51 से लेकर के 60 अंक आए, 100 में से। तो मित्रों इसको रखा जाता है देखिए C1 में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, C1 में इसको रखेंगे। देखिए B1 जो होगा उसमें 71 से लेके 80 अंक वाले आएंगे, B2 में 61 से लेके 70 तक आएंगे, C1 में 51 से लेकर के 60 तक आते हैं, तो ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पे। और C2 में आते हैं आपके 41 से लेकर के 50 तक। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसको। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर यहाँ पे रहेगा। चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न है अपना, समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है ए समुदाय के समर्थन पर, बी पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर, सी शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर, और डी है शिक्षकों में अभिवर्तिगत परिवर्तन पर। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर क्या रहेगा आपका, ये रहेगा ऑप्शन नंबर बी, पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है, अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार है। कठोर परिश्रम का सुझाव, ग्रंथालय में निरीक्षित अध्ययन, निजी शिक्षण का सुझाव या निदानात्मक शिक्षण। तो इसका आंसर तो सीधा सीधा निदानात्मक शिक्षण ही हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न, अंतर्दृष्टि और सूझ की समाप्ति होती है समस्या समाधान के साथ, समस्या प्रारंभ होने के साथ, या उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अंतर्दृष्टि या सूझ यानी एक प्रकार से चिंतन की समाप्ति कब हो जाती है मित्रों, चिंतन की समाप्ति जो है वो समस्या समाधान के साथ ही हो जाती है। यानी समस्या का जैसे ही हल हो जाएगा उसके बारे में अपन चिंतन करना बंद कर देंगे। अपनी अंतर्दृष्टि जो एक प्रकार से इनसाइड थ्योरी वाली जो सूझ वगैरह जो अपनी समाप्त हो जाएगी समस्या का समाधान होते ही। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही उत्तर होगा यहाँ पे। अगला आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न चिंतन की गहन प्रकार की शैली को प्रोत्साहित करता है। गुणा संक्रिया के लिए आधा का प्रतिलोम क्या होगा। दूसरा बी ऑप्शन है। देखिए इसमें तो सीधा बताया जा सकता है, गुणा संक्रिया के लिए आधा का प्रतिलोम क्या होगा। फिर है देखिए तत्समक अवयव क्या होता है, गुणा प्रतिक्रिया के लिए एक होता है, आपका गुणा संक्रिया के लिए एक होता है। तो आपका जैसे प्रतिलोम मान लीजिए आधा है, आधा ही मतलब 1/2, इसका प्रतिलोम क्या होगा। तो निश्चित रूप से ऐसा अवयव जिसको मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है, ऐसा अवयव यहाँ पे आएगा, ऐसा अवयव जिसको अपन इस 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो उत्तर 1 आए, तो इसका आपका हो जाएगा 2/1। तो 2/1 सीधा बच्चा बता सकता है आराम से। फिर है न्यूनतम अभाज्य संख्या क्या होगी। तो न्यूनतम अभाज्य संख्या अपन जानते हैं कि अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होती है, 2, 3, 5, 7 इस प्रकार से 11, है ना। तो यहाँ पे 2 आपकी न्यूनतम अभाज्य संख्या सीधा बता सकता है, चिंतन की आवश्यकता नहीं हुई। अगला अधिक मात्रा में चाय बनाने के लिए कितना दूध उपयोगी है। तो अपन बोल देंगे अधिक मात्रा में बनानी है तो अधिक दूध चाहिएगा, ठीक है, कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ा। अगला जोड़ घटाव का विलोम होता है, कहने का क्या तात्पर्य है। यहाँ पे अब फंस गया बच्चा, उसमें सोचना पड़ेगा, उसको जवाब सोच करके देना पड़ेगा। तो ये चिंतन शैली को प्रभावित मतलब एक प्रकार से प्रोत्साहित करेगा। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर आपका रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न, शिक्षक का सत्तावादी स्तर है शिक्षक केंद्रित। तो निश्चित ही शिक्षक केंद्रित रहेगा, शिक्षक नहीं होगा, ये शिक्षण का आएगा। शिक्षण का सत्तावादी स्तर तो शिक्षक केंद्रित रहेगा, तब उसको सत्तावादी स्तर अपन बोलेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला आपका प्रश्न, चरित्र का विकास होता है इच्छा शक्ति द्वारा, बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा, नैतिकता द्वारा, या इन सभी के द्वारा। तो देखिए मित्रों इच्छा शक्ति के द्वारा भी चरित्र का विकास निश्चित तौर पे होता है। अगर अपनी इच्छा शक्ति नहीं है सुधरने की तो क्या अपन अच्छा चरित्र बना पाएंगे, नहीं।
ठीक है। अपना चरित्र में मान लीजिए किसी प्रकार की कोई खोट है, उसको अपनी इच्छा शक्ति से दूर कर सकते हैं। बर्ताव और व्यवहार में बदलाव ला करके कर सकते हैं चरित्र का निर्माण, नैतिकता के द्वारा कर सकते हैं। उपयुक्त तो सभी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, व्यक्तित्व का पंचकारक या पंच कार्यक्रम नहीं है, पंचकारक मॉडल किसने प्रस्तुत किया? तो ये पंच कार्यक्रम नहीं होगा, पंचकारक, ठीक है। किसने पंचकारक जो मॉडल है वो किसने प्रस्तुत किया आपका? तो ये आपका किया गया था मित्रों पॉल कास्ट द्वारा और रॉबर्ट मेक्रे द्वारा, दोनों ने मिलकर इसको प्रस्तुत किया था। ये व्यक्तित्व से संबंधित एक मॉडल है, ठीक है। अगला आपका प्रश्न है कि यदि एक विद्यार्थी कक्षा में भाग लेने से संकोच करता है तो आप उससे प्रश्न नहीं पूछेंगे, बी जिन प्रश्नों के उत्तर वह दे सकता है केवल उन्हीं प्रश्नों को पूछेंगे, या सी उन प्रश्नों को नहीं पूछेंगे जिनके उत्तर उसके सामर्थ्य से बाहर हो, जिसके कारण वह कक्षा में उपहास का पात्र बन सकता है, या डी ऑप्शन, उससे केवल तब प्रश्न पूछेंगे जब वह उनके उत्तर देने के लिए उत्साहित हो। तो ये वाला ज़्यादा सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला आपका प्रश्न है, निम्न में से असत्य कथन क्या है? एनसीएफ 2005 का आदर्श वाक्य सब पढ़ें सब बढ़े है। बी आरटी की धारा 21 विद्यालय प्रबंधन समिति से संबंधित यानी एसएमसी। तो अगला आपका देखिए ऑप्शन है, क्रियात्मक अनुसंधान के लिए किसी प्रकार के विशेषज्ञों की आवश्यकता नहीं होती, या डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सारी बातें तो सही नहीं है यहाँ पे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी तो नहीं होगा। क्रियात्मक अनुसंधान में क्या किसी प्रकार के विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है? नहीं होती, या स्कूल के टीचर्स के द्वारा ही ये कर दिया जाता, तो ये भी नहीं होगा। फिर है आरटी की धारा 21 विद्यालय प्रबंधन समिति से संबंधित है। तो ये जो चीज़ है मित्रों, देखिए विद्यालय प्रबंधन समिति यानी एसएमसी, ये धारा 21 में ही दी गई, जिसमें ये भी बोला गया है कि 50% इसमें महिलाएं होनी चाहिए। तो ये भी पॉइंट बिल्कुल ठीक है। अपने को असत्य बताना है, देखिए असत्य अपने को बताना है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एनसीएफ 2005 का आदर्श वाक्य जो है वो सब पढ़े सब बढ़े नहीं होकर के, क्या आपका आदर्श वाक्य क्या दिया गया है इसमें आदर्श वाक्य शिक्षा बिना बोझ के, शिक्षा बिना बोझ के, ये इनका जो है वो आधार वाक्य है, ठीक है। तो सॉरी, आदर्श वाक्य शिक्षा बिना बोझ के, ध्यान में रखिएगा, ठीक है मित्रों। तो ये 30 प्रश्न थे, उम्मीद करता हूँ 30 प्रश्न आपको पसंद आए होंगे। 30 में से आपके कितने सही हुए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथियों कल इंग्लिश का, परसों हिंदी का और शनिवार को संस्कृत का जो है वो मॉडल पेपर आपके सामने आएगा। संस्कृत और इंग्लिश दोनों के आपके, देखिए इंग्लिश और संस्कृत, ठीक है। संस्कृत जिसने लैंग्वेज 2 ली है, इंग्लिश लैंग्वेज 2 के रूप में ली है, उनको गूगल फॉर्म्स पे वीकली एक टेस्ट देने को मिलेगा 30 प्रश्नों का, बिल्कुल जैसे परीक्षा में आता है उस प्रकार से, ताकि आपको थोड़ा सा बेनिफिट मिल सके। और कोशिश यही है कि पैसेज के साथ आपको पेपर दिया जाए, ठीक है मित्रों। मिलेंगे अपन अगले वीडियो में एक और शानदार मॉडल पेपर के साथ। अगर वीडियो पसंद आया लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मिलेंगे अपन अगले वीडियो में एक और शानदार मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।